डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो बहुत दिनों तक नहीं रहे हाउस में, लेकिन जब तक हमारा देश रहेगा, जब तक हमारा संविधान रहेगा, तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवित रहेंगे। मनुवादियों और पूंजीवादियों की सत्ता है। हमारा प्रधानमंत्री, अध्यक्ष और सभापति हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के। इन लोगों को अडानी का नाम लेने से ही डर लगने लगता है। शूद्र समाज की जो दलित महिलाएं हैं, उसको तो स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। स्तन ढकते तो उसके स्तन को काट लिया जाता। सामंतवाद के खिलाफ जो आवाज गरम तावा था, जिस पर चोट करने का काम किया लालू प्रसाद ने 1990 में, और यही कारण से उनको भी चोर बनाया गया। यही कारण से चारा चोर कहा गया उनको, लालू जी को। लालू प्रसाद का ट्रैक, चाहे हमला जितना होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा के नारा को लेते हुए, और सामंतवाद पर इसने लगातार हमला करने का काम किया, हथौड़ा चलाने का काम किया। और जब जरूरत आया, जब समय आया, तो नीतीश कुमार उस पर हथौड़ा चलाने से पीछे हट गया। आज के तारीख में जो दलित और आदिवासी मनुवादियों के गोद में है, भाजपा के इर्द गिर्द उसके अनुसांगिक संगठन में, चाहे भाजपा में काम कर रहा है, वो सब अंबेडकर विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, और अपने पूर्वजों के ऊपर हथौड़ा चलाने वाले हैं। आरजेडी के सत्ता में वापसी से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। साथियों, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, बिहार को समाजवाद का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन समय समय पर वामपंथ भी अंगड़ाई लेने से नहीं चूकता। और इन दिनों हवा दोस्तों दोनों की भी है, और एक और बड़ी हवा है। लेकिन फिलहाल हम अभी समाजवाद, वामपंथ और एक और बताता हूं दोस्तों। लेकिन समाजवाद और वामपंथ दोनों इन दिनों दोस्तों बहुजन वैचारिकी की सवारी कर रहा है, और इन तीनों से बड़ा निकट का रिश्ता रहा है बहुत ही मशहूर दलित नेता उदय नारायण चौधरी का। उदय नारायण चौधरी यानी कि बेबाकी से बोलने वाला एक लीडर। उदय नारायण चौधरी का ही जिगरा गुर्दा रहा दोस्तों कि चुनाव आयोग को मोदी आयोग तक कह दिया, और आज नीतीश कुमार को सबसे बड़ा अवसरवादी भी उदय नारायण चौधरी कह रहे हैं। जबकि एक समय नीतीश कुमार के बहुत ही निकट माने जाते थे, उनकी पार्टी में रहे, स्पीकर भी बने, विधायक रहे। लेकिन जब एनडीए से गलबहियां करने लगे नीतीश कुमार, तो जदयू से इस्तीफा दे दिया था, और फिर आरजेडी ज्वाइन कर लिया था, और आज आरजेडी के वरीय उपाध्यक्ष हैं। दोस्तों, हमने उनसे बातचीत की, बहुत मुखरता से उन्होंने हर सवालों का जवाब दिया, टटका टटका। हम आपको रूबरू करवाएंगे उनसे, लेकिन इससे पहले आपसे वही आग्रह है, गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो जरूर कर लीजिए, और यदि सब्सक्राइब कर लिया है तो थोड़ी बहुत राशि का भुगतान करना होगा, अब ज्वाइन भी कर लें और हमारे सहयात्री बन जाएं। और साथियों, वीडियो धड़ाधड़ फटाफट खटाखट शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थोड़ी देर के लिए ब्रेक दें, फिर अपन मिलते हैं। साथियों, हमने उनसे लंबी बातचीत की है, जिसमें इतिहास तो झांकता ही है, वर्तमान और भविष्य की भी कई परतें खुलती हैं, और हर सवाल का जवाब हमें मिलता है। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, बात अगर समझनी है तो सुननी तो पड़ेगी ही। साथियों, अब आप सिर्फ हमारी आवाज़ सुनेंगे, सवाल हमारे होंगे और जवाब होगा उदय नारायण चौधरी का। और साक्ष्य बने हैं बड़े बिजनेसमैन और सोशल एक्टिविस्ट फसीह अहमद। जवार में ले चलता हूँ, यानी कि जीटी रोड का वो जो आंचल है, और वहाँ एक समाजवादी एक गायक हुआ करता था।
वो झंझरी बजाकर वो गीत गाया करते थे। अरे। तो पहले उसके बारे में आप कुछ बताते, फिर बातें आगे होती। सुकन दास उनका नाम था। जाति से मुसहर थे, लेकिन पूरी समाजवादी विचारधारा से ओतप्रोत थे। और आज से कोई 3 दशक पहले सुकन दास जी को मंच थमा दिया जाता था जब भीड़ लगाना हो तो। खंजड़ी बजा करके वो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के एक एक स्लोगन को, अंग्रेजी में काम नहीं होगा, फिर से देश गुलाम नहीं होगा, गिट पिट बोले करे नकाम, अंग्रेजों की यही पहचान, इस तरह से अपनी बात पूरी कर देते थे बिना भाषण के। और एक पैर पर एड़ी उठा करके खड़ा हो जाते थे बात करते करते। यही उनकी पहचान थी। जब मैं स्पीकर बना तो रिक्वेस्ट किया माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सुकन दास जी का एक प्रतिमा लग जाना चाहिए। तो जीटी रोड से 2 किलोमीटर की दूरी पर एक काज गांव है जहां उनकी प्रतिमा भी लगी है। और बाद में चल के उनका बेटा भी है, वो है वो भी राजनीतिक तौर से सक्रिय रहता है। ऐसे लोग समाज से में दुर्लभ क्यों होते जा रहे हैं? देखिए, एक जमाना था, ऐसे लोग दुर्लभ नहीं हो रहे हैं। वो उनकी शहादत मैं इसको मानता हूँ हमेशा याद रहेगी। और मकान जब खड़ा करते हैं तो उसमें ईंट को ईंट लगा लगा के जोड़ते हैं। तो ये वैसे तत्व थे कि ईंट को जोड़ने के लिए ये जो फैक्ट्री का सबसे बढ़िया सीमेंट होता है मसाला, उसी में से सुकन दास जी थे। फैक्ट्री के, समाजवादी फैक्ट्री के बढ़िया जो सीमेंट था, उस सीमेंट के से हम इनकी तुलना कर सकते हैं। वो सामान्य तौर से उपेंद्र नाथ वर्मा जी के साथ रहते थे, अगर आपको याद हो। जी जी। चाहे भगवती देवी जी हों जो अब नहीं रहीं, सुकन दास जी हों, ईश्वर दास हैं, लोहाड़ी राम हैं, जो सब लोग तत्कालीन समय में विधानसभा के मेंबर भी हुए, लेकिन अब वो नहीं रहे। लेकिन नहीं रहने का मतलब ये नहीं है कि हम उनके कंट्रीब्यूशन को भूल जाएंगे। आज उन्हीं की देन है कि आज जो आप देख रहे हैं समाजवादी विचारधारा आज भी जिंदा है समाज में। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया तो लोकसभा में बहुत दिनों तक नहीं रहे, मंत्री नहीं रहे, लेकिन आज भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जीवित हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तो बहुत दिनों तक नहीं रहे हाउस में, लेकिन जब तक हमारा देश रहेगा, जब तक हमारा संविधान रहेगा, तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जीवित रहेंगे। कोई आदमी मर के भी जिंदा रहता है और कोई आदमी जिंदा होके भी मरा रहता है। तो सुकन दास, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भीमराव अंबेडकर और शहीद भगत सिंह जैसे लोग मर के भी आज जिंदा हैं। और जो नौजवान हो, चाहे बूढ़ा हो या मेरे जैसा लोग हो, अगर उस रास्ते को छोड़ दिया है तो जिंदा रह के भी वो मरा हुआ है समाज और देश के लिए। क्या आप मानते हैं जो समाजवाद की जो एक लहर चली थी, एक जो मुहिम चली थी, उसको डेंट पड़ा है और दक्षिण पंथ बिहार में दिनों दिन हावी होता जा रहा है? क्या आपको लगता है ऐसा? देखिए, डेंट पड़ना समाजवाद पर और दक्षिण पंथ को हावी होना, ये दोनों स्वाभाविक चीज है। स्वाभाविक इसलिए है कि जब देश में ही दक्षिण पंथियों का राज हो गया, 2014 के बाद किसका राज है? कोई लेफ्ट का है, समाजवादी का है? नहीं, मनुवादियों और पूंजीवादियों की सत्ता है। जो कम्युनिज्म में विश्वास करके कम्युनिज्म के माध्यम से देश में के पूंजी पर हावी होना चाहता है। आज जब जब संसद खुलती है तो संसद में अडानी के विषयों पर चर्चा करने की आवाज विपक्ष के लोग लगाते हैं, लेकिन हमारा प्रधानमंत्री, संसद के जो अध्यक्ष और सभापति हैं, चाहे लोकसभा के हों चाहे राज्यसभा के, इन लोगों को अडानी का नाम लेने से ही डर लगने लगता है। जैसे लगता है
कि अडानी जी ही देश को चला रहे हैं, और वास्तविकता अब यह प्रमाणित हो रहा है कि अडानी जी के ही पैसे पर पलने वाले लोग हमारे हैं जो चला रहे हैं, इसीलिए उनका नाम लेने से भी घबराते हैं। तो दक्षिण पंथ क्यों नहीं आगे बढ़ेगा भाई? नहीं, चूक कहाँ हुई सर? कहाँ मानते हैं चूक हुई? चूक व्यक्ति से नहीं हुई, चूक आम जनता को समझने में हुई है, या समझाने में हुई है? हाँ, समझाने में भी कह सकते हैं आप टू सम एक्सटेंट। एक धारा है, यह धारा की बात है। एक धारा है दक्षिण पंथियों की, संघी लोगों की, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए लोग हैं। एक धारा है गांधीवाद की, समाजवाद की। जिस समाजवाद और गांधीवाद की धारा को रिप्रेजेंट करता है आज के देश में, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। जिस समाजवादी धारा को और गांधीवाद की धारा को रिप्रेजेंट करता है देश में कांग्रेस पार्टी। तो इतने दिनों तक, लंबे समय तक रहने के बाद सत्ता में, जो सत्ता में रहता है बहुत दिनों तक, उसमें थोड़ी थोड़ी गिरावट आती है धीरे धीरे करके। तो गिरावट आ गई है। जो इवैल्यूएशन थ्योरी है, यही ना इवैल्यूएशन थ्योरी, तो जिसके कारण धीरे धीरे गिरी है। लेकिन अब जो एक नया वातावरण बन रहा है इस देश का, चूंकि बिहार का विशेष रूप से बहुसंख्यक आबादी बेरोजगारों का हो गया, बहुसंख्यक आबादी नौजवानों का हो, बस बूढ़ा कम आज जवान ज्यादा हो गया। ये है हमारा देश, युवाओं का देश, राज हो गया, युवाओं का देश। तो अब युवा लोग भी ये जो देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, गूगल जो बहुत तरह का चीज दिखाते रहता है, गूगल बाबा, तो इसमें कुछ लोग फंसा है। लेकिन इसके साथ ही साथ बेरोजगारी एक ऐसी मुंह बाए हुए है कि लोगों को सोचने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है कि हम 8 साल MA पास किया, BA पास किया, PhD किया, तब भी 15,000 8,000 की नौकरी हमको मिल रही है। और जो अनपढ़ रहा, कम पढ़ा, अगर बड़े घर का लड़का है, बड़े पूंजीपतियों के संपर्क में है, तो वो लाखों में कमा रहा है आज के तारीख में। और धीरे धीरे करके पूंजी सिकुड़ते जा रही है। पूंजी का जमावड़ा एक जगह होना चाहिए, जबकि पूंजी को विकेंद्रीकरण होना चाहिए था। तो हमारे देश में पिछले 2014 से 10 साल में देखिएगा कि पूंजी का केंद्रीयकरण हो गया। जो सार्वजनिक संस्थान थे उन सबको खत्म कर दिया गया, और खत्म करके निजीकरण क्षेत्र में डाल दिया गया। चाहे रेल हो, भेल हो, गेल हो, एयरपोर्ट हो, जो भी है सब, इसका तो केंद्रीकरण हो गया। और केंद्रीकरण हो गया तो ये नहीं कि सामान्य तौर से सब लोगों के हाथ में गया, नहीं 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 नहीं, चंद मोदी के नजदीक के घरानों के ही हाथ में चला गया। चाहे वो अडानी हो, चाहे अंबानी हो, ऐसे ये मेहुल चौकसी का खानदान का हो, चंद गिने चुने खानदान के नजदीक चला गया दौलत। तो अब तो उसे अब क्या है, अब देश में कुछ बचा है क्या? अभी नहीं, आप रिजर्व बैंक सरेंडर कर रहा है। सबसे ज्यादा इंश्योरेंस के पास पैसा था, उसका इंश्योरेंस का पैसा ले लिया, सेवी का पैसा ले लिया। अब बताइए ना, सेवी के बारे में कोई चर्चा भी हो पाई क्या? कहीं कहीं कोई चर्चा नहीं। तो धीरे धीरे करके वो सब पैसा कहां गया? उनके जेब में गया, नहीं, उनके खजाने में गया। यह हमेशा होता है कि दक्षिण पंथ के लिए पूंजीवाद बड़ा सहायक होता है। तो क्या आप नहीं मानते कि चाहे लोहिया का दौर हो, संपूर्ण क्रांति का दौर हो, तो उसी दौर में जो समाजवादी धड़ा के लोग हैं आगे आते हैं, तो क्या तब से ही दक्षिण पंथ की शुरुआत नहीं होती है? क्या समाजवादी धड़ के लोग दक्षिण पंथी लोगों को के लिए मददगार साबित नहीं होते? देखिए, ना तो हम पूर्ण रूप से लेफ्टिस्ट हैं, नहीं, समाजवादी से मैं कह रहा हूँ, मैं आ रहा हूं, आप ही के पास आ रहा हूं जी। ना तो हम पूर्ण रूप से राइटिस्ट हैं। हमारा संविधान है जी, जो सबको समान अधिकार देता है, लेकिन लोकतांत्रिक समाजवादी व्यवस्था की बात करता है, जो हम भारत के लोग हैं उसमें, है ना। तो हम उसको थोड़ा सा भूल गए, और हमारे देश में पूंजी का केंद्रीकरण होते चला गया।
और जब पूंजी का केंद्रीकरण हुआ तो जहां देश की पूरी संपत्ति है उस है। अब एक साधारण सा उदाहरण आपको दे रहे हैं, जीएसटी सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? सामान्य वर्ग के लोग, गरीब घर के लोग दे रहे हैं, जबकि देना चाहिए बड़े बड़े जो घराने हैं उनको, पूंजीपति घराने, उन्हें दे रहे हैं। आयकर सबसे ज्यादा कौन दे रहा है? देश का मध्यम वर्गीय वर्ग सबसे ज्यादा आयकर दे रहा है। आज जो समृद्ध वर्ग है वो आयकर कम दे रहा है। दौलत ज्यादा उसके पास है, दौलत ज्यादा वो कमा रहा है समृद्ध वर्ग, लेकिन आयकर उसको कम देना पड़ता है। और जो मध्यम वर्गीय है या निम्न वर्गीय है उसको जीएसटी 18%, 28%, 30%, 26% देना पड़ रहा है। जब आप गाड़ी लीजिएगा लोन में तो आपको 8% पर गाड़ी मिल जाएगी लोन, कार। और जब आप उद्योग छोटी छोटी बात कीजिएगा चलाने के लिए तो 12%, 13% आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये जो हमारी आर्थिक व्यवस्था है वो किसके लिए है? वो हमारी आर्थिक व्यवस्था ऐसी शक्ति देश में हो गई, वो आर्थिक व्यवस्था हमारी वो दक्षिणपंथी या पूंजीपतियों के हिसाब से बनाया गया है। और इसीलिए सहायक कौन क्या समाजवादी लोग नहीं हुए? इसीलिए लेटरल एंट्री लाया कि बिना पढ़े लिखे भी बड़े बड़े घरानों के लोग, उनके लिए इस तरह की योजनाओं को पॉलिसी लेवल पर, चाहे नीति आयोग से पास हो, कैबिनेट से, जहां से वो पास करा सके, तो वो हो रहा है अभी। अब आप कहना चाहते हैं सहायक कौन हुआ भाई? तो समाज में सब तरह के लोग रहते हैं ना, कोई वैचारिक रूप से पुष्ट होता है, कोई वैचारिक रूप से थोड़ा लिबरल होता है, कोई पूर्ण रूप से जय श्री राम वाला है। तो सब तरह के लोग हैं। तो जो वैचारिक रूप से पुष्ट नहीं है उन लोग ज्यादा हो गए इसमें। अब इस बात को समझने के लिए हमारे देश में आम जनता को पहले पड़ेगा, लेकिन आम जनता में अभी लोकतंत्र की और भी जड़ को मजबूत कराना होगा। वोट के प्रति लोगों की जागृति जगानी होगी। ये जब तक नहीं होगा तब तक नहीं होगा। और वोट, हम लोग तो बहुत आगे हैं। बताइए ना, हमारे यहां महिलाओं को कब अधिकार मिला? अभी अमेरिका में चले जाइए, इसको विकसित देश का था, कब उसको वोट का अधिकार मिला? तुलना कर लीजिए, तो हम उससे आगे हैं। लेकिन डेमोक्रेसी लागू हुआ लंदन फ्रांस में, मैग्ना कार्टा के समय न शुरू हुआ, 1215 में शुरू हुआ ये डेमोक्रेसी, जनतंत्र की मजबूत करने की लड़ाई। हमारे यहाँ 1947 में तो संविधान बना, उसके बाद चालू हुआ हमारा। इसके पहले था कहाँ? हमारे यहाँ तो इसके पहले ऐसी स्थिति थी कि जो शूद्र समाज की जो दलित महिलाएं हैं उसको तो स्तन ढकने का भी अधिकार नहीं था। अगर स्तन ढकते तो उसके स्तन को काट लिया जाता, खोलते तो। इसी से जुड़ा हुआ सवाल है उदय जी, वो ये कि समाजवादी आंदोलन कहिए या वामपंथियों का आंदोलन कहिए, इसमें बहुजन वैचारिकी नहीं रही। क्या आप मानते हैं कि नहीं मानते? अब इधर बहुजन वैचारिकी दिखती है। वैचारिकी की बात जो आपने कहा जी, जो ज्योतिबा फूले से या बाबा रविदास कह लीजिए, बाबा साहब जी, संत रविदास जी, गाडगे, संत गाडगे जी हैं जी। देखिए, इतना आसान नहीं है गरीबों दलितों की आवाज को, जो शूद्र लोगों की आवाज को मजबूत करना इतना आसान नहीं था। तो धीरे धीरे हो रखा है ना कि ये तो काम धीरे, निर्माण का काम धीरे होता है, विनाश का काम फास्ट होता है। तो ये निर्माण के काम है। नहीं, मेरा ये सवाल था उदय जी कि समाजवादी लोग अब बहुजन वैचारिकी की बात करने लगे हैं, पहले नहीं करते। दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है जी देश में। जो बहुजन की बात करेगा वही दिल्ली पर राज करेगा, ये जान लीजिए हमेशा जी। जिसकी शुरुआत, हम आज नाम लेने में कोई, नए देश में, नए समाज में, नए वातावरण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद काशीराम जी ने किया। बिल्कुल, निसंदेह। और काशीराम, आपके यहाँ जगदेव बाबू भी आते हैं। जगदेव बाबू हैं। और काशीराम जी के बाद
जगदेव प्रसाद जी के बाद अगर इस विचार को मजबूत करने का काम किया, जाने अनजाने जो कहिए, जिसका नाम है लालू प्रसाद। चूंकि सामंतवाद के खिलाफ जो आवाज गरम तावा था, जिस पर चोट करने का काम किया लालू प्रसाद ने 1990 में, और यही कारण से उनको भी चोर बनाया गया, यही कारण से चारा चोर कहा गया उनको, लालू जी को कास्टिस्ट कहा गया, जबकि दोनों में कोई नहीं लालू यादव। लेकिन दोष इतना था कि उसने सामंतवाद के खिलाफ हथौड़ा चलाया। आरोपी तो जगन्नाथ मिश्रा भी थे। हाँ, लेकिन कहाँ वो चले गए? इसीलिए तो मैंने कहा कि हथौड़ा चलाने का जो जुल्म समझा गया, सामंतवाद के ऊपर हथौड़ा चलाने का काम लालू प्रसाद ने किया। अच्छा, एक और सवाल जो अनंत भी कह सकते हैं आप, कि नीतीश कुमार भी उसी धड़े से निकलते हैं, उसी संपूर्ण क्रांति से सामने आते हैं और समाजवादी कहे जाते हैं, तो वो क्यों बार बार दक्षिणपंथ की गोद में जा बैठते हैं? कुर्सी ले जाता है। जब थोड़ा बहुत याद आ जाता है, रात को सोते हैं समाजवाद की बात, तो फिर से पैक होते हैं या फिर से उस लाइन पर सोचते हैं। बेसिक रूप से उनका दिमाग समाजवाद के दिशा में है, व्यवहारिक रूप से उनका काम सामंतवादियों के पक्ष में चला जाता है, यही है उनका। तो अब लेकिन दोनों में फर्क आपको बता दें, लालू प्रसाद में और नीतीश कुमार में। जी, लालू प्रसाद का ट्रैक, चाहे हमला जितना होगा, हाथ हमारा नहीं उठेगा के नारा को लेते हुए, और सामंतवाद पर इसने लगातार हमला करने का काम किया, हथौड़ा चलाने का काम किया। और जब जरूरत आया, जब समय आया, तो नीतीश कुमार उस पर हथौड़ा चलाने से पीछे हट गया। यही फर्क है। तो क्या अब आपको लगता है कि नीतीश कुमार को फिर सपना आएगा समाजवाद का, फिर चले आएंगे इधर? ये मैं नहीं कह सकता हूं कि आएगा कि नहीं आएगा। आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। ये तो उन्हीं की आत्मा बताएगी। दोनों का लाइन साफ है। अगर उनको समाजवाद की सपना आ गई, तब ऐतिहासिक पुरुष हो जाएंगे। दोनों सुन लीजिए, मैं कह रहा हूं, ऐतिहासिक पुरुष भी बन जाएंगे। और अगर ये सपना उनको नहीं आया, तो मट्टी पलीद हो जाएगी। जाते जाते जितना अब तक किया वो सब मिट्टी में मिल जाएगा, जमींदोज हो जाएगा। तो अभी आप सिनेरियो उदय जी क्या देखते हैं? विधानसभा आने वाला है चुनाव बिहार में, क्योंकि जी एक तरफ देखिए प्रशांत किशोर भी हैं, चिराग पासवान भी हैं, आपके मांझी साहब हैं, आपके मगध के हैं। उपज हो गए हैं, चाहे मांझी हो चाहे चिराग हो। आज कहाँ है? किसके गोद में बैठे हैं? वो तो सामंतियों के गोद में बैठे हैं। वो तो कम्युनलिज्म लोगों के, कम्युनलिस्ट लोगों के गोद में बैठे हैं। वो मनुवादी हैं, एक एक हाथ का पगहा पहनते हैं, डबल वॉइस रखते हैं, चाहे चिराग पासवान हो चाहे जीतन मांझी हो। और मैं आपको इसी बहाने आपको कहना, आज के तारीख में जो दलित और आदिवासी मनुवादियों के गोद में है, भाजपा के इर्द गिर्द उसके अनुसांगिक संगठन में, चाहे भाजपा में काम कर रहा है, वो सब अंबेडकर विरोधी हैं, जन विरोधी हैं, और अपने पूर्वजों के ऊपर हथौड़ा चलाने वाले हैं। उनके विचारों को खत्म कर रहे हैं, उनके हक की लड़ाई में। जबकि वो सब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान के कारण ही उस स्थान को पा रहे हैं। और जो लोग डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं, जो मनुवाद के विरोधी हैं, जो बहुजन समाज के साथ हैं, वो सब लोग जो विपक्ष की पार्टियां हैं उनके साथ हैं, जिसमें अग्रगणी भूमिका राष्ट्रीय जनता दल निभा रही है। बदलाव क्या देखते हैं? क्या फिर आरजेडी की वापसी होगी क्या सत्ता में? आरजेडी के सत्ता में वापसी से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती है। नाम भले नहीं हो, लेकिन इस धारा को ही आना है आगे आगे चल करके। नहीं, 2025 का जो चुनाव है इसमें, इसकी बात कर रहा हूँ। मैं तो समझता हूँ कि आरजेडी आएगी वापस। प्रशांत किशोर हैं बीच में, आप देख रहे हैं। कोई फर्क नहीं, प्रशांत किशोर तो स्वयं ही अभी ड्यूअल कैरेक्टर के प्रमाणित हो गए। अभी छात्र आंदोलन में चल रहे हैं, ये अपने चेहरे को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं आम जनता के साथ, समाजवादियों के लाइन में। लेकिन इनका बैकग्राउंड जो है वो सामंतियों के साथ है। इनका अंधेरे में जो होता है बातचीत, वो सब इनके
जो बहुजन के विरोधी हैं उनके साथ। तो गिरफ्तारी कैसे होगी? थप्पड़ भी जड़ दिए है पुलिस वालों ने उनको। देखिए यह सब तो छोटी मोटी घटनाक्रम है, जो आंदोलन करेगा उसको फांसी पर भी चढ़ना पड़ता है। ये थप्पड़ नहीं जड़ते, पुलिस जड़ती तो फिर अखबार में इतना सुर्खियों में कैसे? लेकिन एनडीए सरकार के खिलाफ ही धरने पर है ना। ओह, उसका कोई माने मतलब नहीं है, उसका कोई माने मतलब नहीं। क्या ऐसा तो नहीं है कि एनडीए जो एक नया विपक्ष तैयार कर रहा है? निश्चित तौर से जी एक दूसरा चेहरा उसका लेकर के आए हुए हैं, जी, जिनका जो चाहते हैं किसी तरह से सामंतियों के विचार को पुष्ट करके मजबूत करके फिर पुनः लाना, या विपक्ष का वोट में डिवीजन हो। हाँ हाँ, सीधा विपक्ष के वोटों में डिवीजन कराना। तो ऐसा लग रहा है आपको? निश्चित। तो अगर डिवीजन ज्यादा हुआ उदय जी, वोट ज्यादा बिखरे दलित के, माइनॉरिटी के, तो फिर फायदा किसको होगा, नुकसान किसको होगा? नहीं, चेहरा साफ हो जाएगा। अच्छा, हो जाएगा। बिहार की जनता उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगा देती है। अभी आप जहानाबाद में आपने देखा, बेला में। हाँ हाँ, बिहार में बिहार के जो मतदाता हैं, बिहार के जो लोग हैं जी, उड़ती हुई चिड़िया को भी हल्दी लगा देते हैं, इसलिए वो बचेंगे नहीं। कोई इस तरह के लोग, पहचान हो ही जाएगी। अब फिर अंतिम सवाल क्या, नीतीश कुमार लौट सकते हैं? नहीं, ये तो उनको निर्णय लेना। आप लोगों का क्या विचार? वे उनका, हमारे विचार के कोई मतलब नहीं। नहीं, स्वागत करेंगे, आएंगे तो। नहीं, तो लालू प्रसाद ने तो कह दिया कि मैं बंद कब किया दरवाजा। तेजस्वी बाबू कुछ और कह रहे हैं। ठीक है, लालू प्रसाद जी ने कह दिया कि मैं दरवाजा बंद कहाँ किया, वो तो अपने ही चले गए ना। अच्छा, मांझी जी देखिए, ये भी दलित आंदोलन के ही है, दलित समाज से आते हैं, तो ये क्यों भटक जाते हैं रह रहकर? कुर्सी के कारण, परिवार के कारण। तो फिर बदलाव सर कैसे आएगा समाज में? उनका बेटा तो आरएसएस कैडर है ना, आपको नहीं जानकारी है? अच्छा, उनका बेटा आरएसएस में पूरा स्टूडेंट लाइफ रहा, दिल्ली में जो पढ़ाई किया तो विद्यार्थी परिषद के नजदीक रहा, तो कुछ असर उसका होगा ना। नहीं, आपका एक बड़ा नाम है और दलित समाज में तो राष्ट्रीय स्तर पर आपकी पहचान रही है, स्पीकर रहे, राष्ट्रीय जनता दल के उपाध्यक्ष हैं आप, कई महत्वपूर्ण समितियों, कमेटियों, हर जगह आपकी उपस्थिति सशक्त रही है। तो दलित समाज के अंदर मैं देखता हूं कि दक्षिण पंथ की ओर झुकाव है, मिलता है मुझे, कई स्टेट में मिलता है, झारखंड में खुद मिलता है, मैं देखता हूँ। यह 9% के आसपास दलित समाज की आबादी है, वोट है, और ज़्यादातर वोट जो है वो बीजेपी की तरफ जाता है। यूपी में भी आपने देखा, वो तो अभी इस लोकसभा में थोड़ा सा बदलाव आया, वो संविधान को लेकर जो एक आंदोलन चला राहुल गांधी के। और आप मगध से आते हैं, मगध में मैं देखता हूं कि बीजेपी का उभार है। तो कैसे बदलेगा समाज, कैसे राजनीतिक सामाजिक परिवर्तन आएगा? मानसिक रूप से भटकाव है जी, लेकिन समझ आ जाएगी धीरे धीरे, ये सब शॉर्ट आउट हो जाएगा। आगे आने वाले दिनों में कोई रास्ता नहीं है। अब लोग समझ रहे हैं ना कि जो आरक्षण था वो खत्म हो रहा है, जो जिस कोटा है का है उसी कोटे में रहेगा, लेटरल एंट्री हो गया, जुडिशियरी में कोई अभी तक फायदा नहीं हुआ, वहां भी बंद है, प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, तो हर जगह नौकरी जा रही है, नौकरी जा रही है प्राइवेटाइजेशन के कारण। तो लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही है, जो गया सो गया, अब नहीं जाने वाला है धीरे धीरे करके। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।